पिछले वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर निम्नलिखित है। पहला प्रश्न था 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होने वाला पादप का नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा नीला कुरेंजी। दूसरा प्रश्न है बांस में कितने वर्ष बाद पुष्पन की क्रिया होता है। तो इसका उत्तर होगा पूरे जीवन काल में एक बार या सामान्यतः 50 से 100 वर्ष में एक बार। तीसरा और अंतिम प्रश्न था द्विलिंगी जीव का उदाहरण बताएं। तो इसका आंसर होगा केचुआ, फीताकृमि, टेपवर्म, तारामीन जिसे हम स्टारफिश के नाम से भी जानते हैं। ये सभी द्विलिंगी जीव के उदाहरण हैं। तो आइए अब समझते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। पिछला वीडियो में हम देख चुके हैं लैंगिक जनन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, इसको देखे हैं। यहाँ समझ रहे हैं कि किसी भी जीव की बात कर ले तो उसमें लैंगिक जनन पूरा होने के लिए कुछ घटनाएं होती है। वह घटना निम्नवत समझाया गया है। जैसे पहला घटना है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती है उसे हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। जैसे इस सभी प्राणियों की बात कर ले, जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी हैं उन सभी की बात करते हैं। जब निषेचन होता है उनमें, उस निषेचन की क्रिया होने से पहले उसमें कुछ क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं में पहला है हमारा युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस का एक यह प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि जीव शरीर के अंदर युग्मक का निर्माण होना शुरू होता है। युग्मक जन्म में क्या होता है, जीव शरीर के अंदर युग्मक का बनना शुरू होता है। ठीक है, और आप जान चुके हैं जैसे मनुष्य की बात करते हैं, जंतु की बात करते हैं, तो जंतुओं में जो नर शरीर होता है, पुरुष होता है, उनके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। जो मादा होती है उनके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ही युग्मक बन जाता है, जैसे ही युग्मक जनन द्वारा युग्मक का निर्माण हो जाता है तो यह युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जिस क्रिया को हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसको हम आगे इस वीडियो में समझने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। दूसरा जो प्रक्रिया होती है इस घटना में, दूसरी जो घटना आती है वह है हमारा निषेचन फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया में क्या होता है, जो युग्मक बन जाते हैं उन युग्मक का आपस में मिलन होता है, युग्मक का संलयन कह सकते हैं, युग्मक संयोजित होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। तीसरा घटना जो लैंगिक जनन में होती है वह है निषेचन पश्च घटना। निषेचन की बाद होने वाली जो क्रियाएं होती है, जितने भी घटना होती है, वे सभी निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत आते हैं, जिस घटना में युग्मनज बनते हैं, मतलब युग्मनज का निर्माण होता है। फिर यही युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि करके भ्रूण बनाता है और यह भ्रूण आगे चल के विकसित होकर नए जीव या संतान का निर्माण करता है, नए जीव बनाता है। तो यह तीन घटनाएं हम अभी क्या बताएं, तीन घटना बताएं जो लैंगिक जनन में घटित होती है। पहला था हमारा निषेचन पूर्व घटना, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। ये तीनों घटना के बाद ही नए जीव की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन क्रिया में। अब आगे हम इसी घटना को बारी बारी से समझते हैं। देखिए, यह है निषेचन पूर्व घटना। हमने अभी बताया कि निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया देखी जाती है। अब ये क्या होता है समझते हैं। युग्मक जनन की ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, मतलब इस प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन में जो नर शरीर होता है
उसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। जो मादा शरीर होता है उसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह पूरी प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाता है। या ऐसे समझिए कि युग्मक का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक सदैव अगुणित होता है। अगुणित का मतलब कि यह जो होता है हेप्लॉइड होता है, n की संख्या में यह पाया जाता है। इसका निर्माण जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। जो जनन कोशिका होती है उन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाती है उस विभाजन के बाद ही युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ समझते हैं। देखिएगा, जैसे हम मान लेते हैं कोई मेल बॉडी है और एक है यहाँ फीमेल बॉडी। मेल बॉडी में एक जोड़ा टेस्टिस मतलब वृषण पाया जाता है, वही फीमेल बॉडी में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरी मौजूद होता है। ये जो वृषण है और अंडाशय है यह मनुष्य का लैंगिक अंग कहा जाता है। आपको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि लैंगिक अंग वैसा अंग को कहा जाता है जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है। जिस अंग में युग्मक बनता है उस अंग को लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ नर में वृषण जो है नर युग्मक का निर्माण करता है, मतलब वृषण एक प्रकार का लैंगिक अंग है। और इसमें जो जनन कोशिका होती है उन जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, सेम वही घटना अंडाशय की बात करते हैं तो अंडाशय के भी जो जनन कोशिका होंगी उनमें अर्धसूत्री विभाजन होती है जिससे मादा युग्मक बनते हैं। और यह युग्मक सदैव अगुणित होता है। युग्मक कैसा रहता है? अगुणित होता है। आगे अब समझते हैं इस युग्मक के प्रकार के बारे में। युग्मक के प्रकार को समझते हैं। देखिए, युग्मक 3 प्रकार के होता है। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। एक है हमारा समयुग्मक, एक है हमारा समयुग्मक आइसोगैमिक, दूसरा है असमयुग्मक एनिसोगैमिट और तीसरा है अंडयुग्मक ओगैमस। 3 प्रकार के युग्मक पाया जाता है। आपसे पूछे युग्मक कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मक, असमयुग्मक और तीसरा है अंडयुग्मक। आइए बारी बारी से इन तीनों को समझते हैं। पहला है समयुग्मक, मतलब जिस जीव के नर व मादा युग्मकों का बाह्य आकीर्ति तथा परिमाण एक समान होता है। अगर कोई जीव है, उस जीव के अंदर जो नर युग्मक का निर्माण हुआ है, मादा युग्मक जो बना है, उसकी बाह्य आकारिकी, बाह्य जो संरचना होती है वह और उसके परिमाण साइज कह सकते एक समान होता है, वैसे ही युग्मक को हम समयुग्मक कहते हैं। हमने यहाँ एक फिगर के द्वारा एग्जाम्पल बताने की कोशिश की। देखिए, ये एक युग्मक है, मान लेते हैं इसको हम नर युग्मक मानते हैं और इसको हम मादा युग्मक मान के चलते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों की बाह्य आकृति जो होता है एकदम समान दिख रहा है। इसके परिमाण जो है एक ही जैसा लग रहा है, दोनों कुछ भी अंतर नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसा ही युग्मक को हम समयुग्मक कहते हैं। इस प्रकार की युग्मक आपको राइजोपस में, यूलोथ्रिक्स में, कैलाइडोफोरा जो एक प्रकार की शैवाल है उसमें देखने को मिलता है। आगे समझते हैं दूसरा असमयुग्मक के बारे में। देखिए, असमयुग्मक जब नर व मादा युग्मकों का, जब नर व मादा युग्मकों का बाह्य आकीर्ति समान होता है किंतु उसके परिमाण अलग अलग होता है, तो ऐसे युग्मक को असमयुग्मक कहते हैं।
देखने में इसकी आकृति एक जैसा दिखेगा, लेकिन इसका परिमाण जो है वह एक दूसरे से अलग होता है। ऐसे ही युग्मक को हम असमयुग्मक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे युग्मक का फिगर है, इसको भी अगर हम यहाँ मेल फीमेल मान लेते हैं इसको, ठीक है, फीमेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है। दोनों को देखिए तो इसका आकार जो है एक जैसा दिखता है, लेकिन इसका परिमाण दोनों का अलग अलग है। तो इस प्रकार के युग्मक को ही हम असम युग्मक कहते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा, फ्यूकस, इन सभी में असम युग्मक प्रकार की युग्मक पाया जाता है। आगे समझते हैं अंड युग्मक को। अंड युग्मक वैसा जीवों का युग्मक जिसका नर युग्मक छोटा होता है, जिसका नर युग्मक कैसा होगा, छोटा होगा, और साथ में उस नर युग्मक में कशाभिका पाया जाता है, मतलब वह युग्मक कशाभिकीय होगा। कशाभिका मतलब उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। आगे दिखाते हैं क्या होता है यह। और दूसरा कि मादा युग्मक जो है नर युग्मक से बड़ा होगा, मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कशाभिका नहीं पाया जाएगा, मतलब मादा युग्मक अकशाभिकीय होता है। ऐसा ही युग्मक को अंड युग्मक कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए, ये है फीमेल गैमेट, मनुष्य के अंदर जो युग्मक पाया जाता है मादाओं के शरीर में, उसको हम यहाँ बनाने की कोशिश किए हैं। यह है ओवम, फीमेल गैमिट है मनुष्य का, और इधर है स्पर्म, मेल गैमिट है। दोनों का संरचना आप देखिए, दोनों की आकृति देखिए, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों का परिमाण एक दूसरे से अलग है। आप यहाँ देख रहे होंगे नर युग्मक मतलब स्पर्म मादा युग्मक से छोटा है और मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा है। दूसरा चीज़, नर युग्मक में कशाभिका मतलब ये जो आपको पूंछ जैसी संरचना यहाँ दिख रही है, पूंछ जैसी संरचना दिख रहा है, फ्लैजिला, कशाभिका को फ्लैजिला कह सकते हैं या फ्लैजिलम टाइप होता है ये संरचना बना हुआ, जिससे कि यह गति कर लेता है। यह जो युग्मक है गति कर लेता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, चलने की गुण होती है इसमें। दूसरी ओर जो मादा युग्मक है अकशाभिकीय होते, इसमें किसी प्रकार की कशाभिका नहीं पाया जाता है, जिससे यह अपने स्थान के से दूसरे स्थान तक नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ऐसे ही युग्मक को हम क्या कहेंगे, अंड युग्मक। एक बार फिर देखिए, वैसा युग्मक जिसका नर युग्मक छोटा हो और कशाभिकीय हो और मादा युग्मक बड़ा हो लेकिन कशाभिका उसमें नहीं पाया जाता है, ऐसे युग्मक को ही हम अंड युग्मक कहते हैं। ठीक है, इसकी आकृति और परिमाण एक दूसरे से अलग होता है। जैसे मनुष्यों में जो युग्मक पाया जाता है कारा, उडोगोनियम और समस्त जंतु है, उसमें अंड युग्मक ही पाया जाता है। अब थोड़ा सा और समझिए, यहाँ विषम युग्मक क्या होता है, हेट्रोगैमिट, इसको समझते हैं। तो जो युग्मक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, वैसे युग्मक को हम विषम युग्मक के नाम से जानते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर बताया आपको, असम युग्मक यह एक दूसरे से अलग थे, अंड युग्मक यह भी एक दूसरे से अलग है, तो ये दोनों युग्मक को हम विषम युग्मक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, जो निषेचन से पहले की घटनाएं होती है उसमें तो हमने देखा युग्मक जनन होता है, युग्मक का निर्माण हो रहा होता है जंतुओं के शरीर में, जिसमें नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। अब जैसे ही युग्मक बन जाता है तो दूसरी प्रक्रिया आती है, वह है युग्मक निर्माण के समय कुछ कोशिका का विभाजन होता है। जैसे युग्मक बन रहा होता है शरीर में, तो उस समय कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है, कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है। हमने आपको पढ़ा चुका है, कोशिका के विभाजन में जनरली यहाँ देखते हैं कि कोशिका जो है या तो समसूत्री विभाजन से विभाजित हो रही है या अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित हो रही है। हमने पिछले वीडियो में समझाया है, एक बार फिर आप देखिए। समसूत्री विभाजन में आपको हम समझा चुके हैं बेसिक बायोलॉजी में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जा कर के
बेसिक बायोलॉजी का वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ समझिए, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। समसूत्री विभाजन में क्या हुआ कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब विभाजन होता है तो कोशिका तो दो भागों में बट जाती है, लेकिन इसके गुणसूत्र की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है। गुणसूत्र जैसे अगर मदर सेल में गुणसूत्र की संख्या 46 रहेगी, तो उसके डॉटर सेल में जो नए जीव बनेंगे उसमें भी गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर 2n है कोशिका में गुणसूत्र, तो आने वाले जो नए कोशिका होंगे वह भी 2n ही मिलेंगे। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। कोशिका दो हिस्सों में टूटेगी, लेकिन गुणसूत्र उसके जनक वाले कोशिका के आधी हो जाएगी। जैसे 2n है तो इसका आधा कर दिए, आधा करने के बाद जैसे देखिए 2n है, इसका आधा किए, खत्म, आ गया कितना, n। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया युग्मक सदैव अगुणित होता है। युग्मक कैसा होता है, अगुणित होता है, हैप्लोइड होता है, n की संख्या में युग्मक पाया जाता है। अब देखिए, युग्मक जनक में बनते हैं, और यह जनक जो होते हैं अगुणित हो चाहे द्विगुणित हो। युग्मक चाहे अगुणित हो या द्विगुणित हो। अब देखिए, अब इन दोनों में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है युग्मक बनने के समय। युग्मक जब बन रहा होता है तो उनके शरीर में कोशिका का विभाजन होता है। अब देखिए कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं कोई द्विगुणित युग्मक वाले जीव की बात करें, मनुष्य के कुल गुणसूत्र 46 होते हैं द्विगुणित संरचना में। ठीक है, यहाँ देख लिए 2n है मनुष्य की गुणसूत्र। अब जैसे ही द्विगुणित गुणसूत्र है तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमने आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन में जनक से जो नए जीव का कोशिका परिवर्तन होता है, उसमें गुणसूत्र जो होती है आधी हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, द्विगुणित है गुणसूत्र 2n, अब इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, 2n था तो कितना हो गया, n हो गया, और यह युग्मक कैसा हो गया, द्विगुणित से अगुणित। ध्यान से देखिए फिर से, अगर जनक द्विगुणित हो जैसे मनुष्य, तो उसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होती है तो युग्मक द्विगुणित से अगुणित बन जाता है, 2n से n बन जाता है। अगर यही बात हम बात कर ले कुछ ऐसे जीव की जिसमें जो जीव को हम अगुणित जीव भी कह सकते हैं, अगुणित गुणसूत्र उसमें पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, एक जीव है मधुमक्खी, एक जीव है मधुमक्खी। ध्यान से समझिएगा, मधुमक्खी के छाता की बात करते हैं तो उसमें 3 तरह के मधुमक्खी आपको देखने को मिल देंगे। एक है रानी मधुमक्खी, दूसरा आपको दिख जाएंगे नर मधुमक्खी या ड्रोन, तीसरा आपको दिखेंगे श्रमिक मधुमक्खी या कार्यकर्ता, या इसी को सेवक भी कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ हम द्विगुणित जीव का एग्जाम्पल समझ लिए। अब देख रहे हैं अगुणित जीव, जैसे मधुमक्खी में जो ये रानी मधुमक्खी होती है वह मादा युग्मक बनाती है। वह मादा युग्मक n होता है, मतलब अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। हमने आपको बताया कि कोशिका विभाजन होती है। अब ये अगुणित जो युग्मक है, यहाँ से रानी मधुमक्खी क्या करती है, अनिषेचित अंडे को जन्म देती है। ये कह लीजिए कि बिना निषेचन के ही एक अंडे बना लेती है युग्मक टाइप n, और उससे देखिए अनिषेचित जब अंडे दे दी, अनिषेचित अंडे दी, पहले n है, ठीक है, और n में फिर हुआ सूत्री विभाजन। क्या हुआ, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका 2 भागों में टूटती है, लेकिन गुणसूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले से रानी मधुमक्खी में n था और इसमें हो रहा है समसूत्री विभाजन, तो गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। n है तो n ही रहेगा, n है तो n ही रहेगा, n है यहाँ तो n ही रहेगा। जैसे रानी मधुमक्खी में मादा युग्मक n की संख्या में थी,
तो नए जो समसूत्री विभाजन के बाद जो जीव बनेंगे उसमें भी गुणसूत्र कैसा रहेगा, एन रहेगा। जैसे ही रानी मधुमक्खी से मादा युग्मक निकलती है एन, अनिषेचित अंडे जब देती है, बिना निषेचन के ही अंडे रहता है, बिना निषेचन के ही निषेचित हो जाता है, बस ये मान के चलिए। तो उस अंडे में समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन के चलते एन बनता है ना। और यही एन वाली संरचना में, एन वाली जो कोशिका की संरचना होती है, इससे बन जाता है नए मधुमक्खी, जिसको हम नर मधुमक्खी या ड्रोन कहते हैं। इसको बोलते हैं नर मधुमक्खी या ड्रोन। बना किससे है, तो अनिषेचित अंडे से बना है, अनिषेचित अंडे से बना है नर मधुमक्खी या ड्रोन। अभी देखिए, रानी मधुमक्खी में पहले से गुणसूत्र था एन, नया बना दिया समसूत्री विभाजन करके नर मधुमक्खी को, और इसमें भी गुणसूत्र हो गया एन, ठीक है। अब रानी मधुमक्खी क्या करेगी अगली बार में, कि अब जो है यह अनिषेचित अंडे ना देके, अनिषेचित अंडे ना दे करके रानी मधुमक्खी अब देगी निषेचित अंडे। अब कैसा देगी, निषेचित अंडे, निषेचित अंडे। और यह भी है युग्मक के रूप में अगुणित है, तो फिर से यहाँ आ गया एन, क्या आ गया, एन आ गया, अगुणित है। और यहाँ चूंकि नर मधुमक्खी जन्म ले चुका है, तो यह नर मधुमक्खी के पास भी एन है, एन है यहाँ पे, गुणसूत्र कह लीजिए, यहाँ एन है, रानी मधुमक्खी के पास भी एन है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फीमेल और ये हो गया फिर मेल। अब ये दोनों युग्मक आपस में संलयन करके बना लिए 2n, द्विगुणित संरचना बनाए। और इस संरचना से जो नए मधुमक्खी बनते हैं उस मधुमक्खी को हम कहते हैं श्रमिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी। श्रमिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी में जो गुणसूत्र होता है वह द्विगुणित होता है। रानी मधुमक्खी में जो गुणसूत्र होगा वह अगुणित है, ड्रोन में जो गुणसूत्र होगा वह भी अगुणित है। मतलब अगुणित जीव में समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, वह भी कैसा रहेगा, अगुणित, वह भी कैसा रहेगा, अगुणित। ये कब होता है, यह जो है कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया कब होता है, जब जीव शरीर में युग्मक का निर्माण हो रहा होता है, निषेचन से पहले की ये सभी घटना है। आगे चलते हैं, इस घटना के बाद अब क्या होता है देखिए। यहाँ कुछ जीव का नाम दिया गया है और उन जीवों में कितनी संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है उसका नाम दिया गया है। जैसे यहाँ समझते हैं, हमने अभी यहाँ पे देखा ये कि मनुष्य है, तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित बोले तो 46 की संरचना में होते हैं, और जब इसी को अगुणित में बदला जाता है अर्धसूत्री विभाजन के बाद, जब यह युग्मक में आ जाता है तब यही गुणसूत्र आधी हो जाती है, 46 से 23 हो जाता है। मतलब शुरू में तो मनुष्य में कितना है, ये दैहिक गुणसूत्र इसको बोल सकते हैं। दैहिक मतलब इसके शरीर में पहले से मौजूद है। दैहिक गुणसूत्र कितना है, 46। और जब युग्मक में आ जाता है, यही गुणसूत्र युग्मक में बदल जाता है, तो तब इसकी संख्या कितना हो जाती है, 23 हो जाती है। तो इसी आधार पर कुछ जीवधारियों का नाम और उनके गुणसूत्र को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे देखिए मनुष्य है, तो मनुष्य के शरीर में दैहिक कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होगी वह है 46, और इसी 46 में से जब युग्मक में गुणसूत्र बन जाते हैं, मतलब युग्मक बोले तो आधा हो गया गुणसूत्र, कितना हो जाएगा, 23। इसी प्रकार से घरेलू मक्खी में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 12 है, और आगे चल के अगर युग्मक की बात करते हैं तो युग्मक में यही गुणसूत्र हो जाते हैं 6। ड्रोसोफिला में 8 है दैहिक गुणसूत्र, युग्मक में 4 हो जाती है। फिर मक्का में दैहिक गुणसूत्र 20 है और युग्मक में 10 हो जाता है। सेब में दैहिक गुणसूत्र की संख्या 34 है और युग्मक में 17 हो जाती है। आलू में दैहिक गुणसूत्र 48 है, युग्मक में उसकी आधा कर दे तो 24 हो जाएगी। प्याज में 16 है, और फिर प्याज में कितना 16 है और उसकी आधा कर लेंगे युग्मक में तो 8 हो जाती है गुणसूत्र की संख्या। इसी प्रकार से धान में दैहिक गुणसूत्र की संख्या 24, युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या 12 है। इसी प्रकार से ऑफियोग्लोसम में दैहिक गुणसूत्र की संख्या होती है 1260 होती है। तो इसमें युग्मक की बात करते हैं तो इसकी आधी हो जाएगी 630। इसी प्रकार से तितली में
360 गुणसूत्र होता है दैहिक, युग्मक में 190, फल मक्खी में 8 है दैहिक गुणसूत्र और युग्मक में 4। अब देखिए चूहा की बात करते हैं। तो चूहा जैसे एक है मस्कुलस नाम की प्रजाति है चूहा की, उसमें दैहिक गुणसूत्र 40 पाया जाता है। उसमें कितना पाया जाता है? 40। तो इसमें युग्मक की गुणसूत्र कितना हो जाएगी? 20। वही एक है रैटस नॉर्वेजिकस नामक चूहा की प्रजाति है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। कितना होती है? 42। तो इसके अगुणित गुणसूत्र कितना हो जाएंगे? 21। कितना हो जाएंगे? 21। अब आगे देखते हैं बिल्ली में गुणसूत्र जो है दैहिक गुणसूत्र 38 होता है, युग्मक में आधा कर लेंगे तो 19 हो जाएगा। कुत्ता में 78 है और आधा कर लेंगे तो 39 हो जाएगा। अब हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपको बोर्ड पेपर देना है, 2025 में शामिल होना है बोर्ड की परीक्षा में, तो आप इन सभी जीवों का दैहिक गुणसूत्र और युग्मक में कितने गुणसूत्र हैं, इस दोनों को याद रख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब आगे समझते हैं निषेचन पूर्व घटना में। यह घटना भी आती है जब युग्मक का निर्माण, तब युग्मक निर्माण के बाद हमने ऊपर बताया युग्मक जनन में युग्मक का निर्माण हो गया। अब जैसे ही युग्मक निर्माण हुआ तो उस निर्माण के समय कोशिका में विभाजन होता है। जब ये सारी प्रक्रिया पूरा हो जाती है, युग्मक सही से निर्माण हो जाता है, तब उस युग्मक का स्थानांतरण होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है। अब ये कैसे होता है समझिए। युग्मक निर्माण के बाद नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं। क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके और नए जीव बन सके, लैंगिक जनन की क्रिया पूरा हो सके। देखिए यहाँ ये है नर और यहाँ है मादा, ये है नर और ये है मादा। नर में बना नर युग्मक, मादा में बना मादा युग्मक। युग्मक जनन की प्रक्रिया से बना, युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा ये युग्मक बने हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बने हैं। और जैसे ही युग्मक का निर्माण हो गया तो नर शरीर से युग्मक और मादा शरीर से युग्मक कहीं ना कहीं मिलेंगे। हम आगे बताएंगे आपको कि यह युग्मक कैसे मिलते हैं जीवों के शरीर में। बस यहाँ समझ जाइए कि नर के शरीर में है नर युग्मक, मादा के शरीर में है मादा युग्मक। ये युग्मक मिलने के लिए अलग आते हैं, अपने जगह से अलग आते हैं। और क्यों आते हैं? ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। तो जब आते हैं ना, जगह को छोड़ करके जगह में परिवर्तन आता है, युग्मक के स्थान में अंतर आता है। इसी को ही हम कहते हैं युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के बाद नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अधिकांश जीवों और पौधों में युग्मक जो होता है चलनशील होता है। युग्मक चलने वाला होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है। और मादा युग्मक जो होते हैं वह अचल होता है। मादा युग्मक नहीं चल पाता है। आगे बात करते हैं सामान्य पौधा जैसे शैवाल, सरल पादप कह सकते हैं। सामान्य पौधा जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और वह माध्यम के रूप में उसे जल जो होता है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा इसमें निषेचन की क्रिया पूरा हो पाता है। इसके द्वारा जो है नर क्या करता है, नर युग्मक जो होता है मादा युग्मक तक बहुत ही आसानी से जल की सतह पर तैरते हुए नर युग्मक मादा युग्मक तक आसानी से पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया को पूरा कर पाता है। तो युग्मक स्थानांतरण भी एक जरूरी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया निषेचन से पहले होता है। आइए आगे समझते हैं। बीजीय पौधों में नर युग्मक अचल होते हैं।
बीजीय पौधों में नर युग्मक कैसा होता है? अचल होता है। यह युग्मक नहीं चल पाते हैं तथा यह परागन की प्रक्रिया द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। आगे दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे परागन क्या होता है, यह प्रक्रिया कैसे की जाती है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आज का कुछ प्रश्न है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर जाइए। देखिए, पहला प्रश्न है आज का, ऑफियोग्लोसम में दैहिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? हमने अभी आपको पढ़ाया है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत में आंसर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? और तीसरा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, मनुष्य में किस प्रकार का युग्मक पाया जाता है? ठीक है, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।